मुझे मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, मगर मुझे आतंकवादी विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे तालिबानी विचारधारा से प्रॉब्लम है, मुझे सर तन से जुदा नारे लगाने वालों से प्रॉब्लम है, मुझे लव जिहादियों से प्रॉब्लम है, मुझे हमारे मंदिरों पर जो अवैध कब्जे करे हुए हैं जिहादियों ने, मुझे उससे प्रॉब्लम है, हमारे लोगों के धर्मांतरण हो रहे हैं, मुझे इससे प्रॉब्लम है। और अगर इस विषय को मैं पब्लिक के सामने रख रही हूँ, लोगों को जागरूक कर रही हूँ, तो क्या मैं गलत कर रही हूँ? अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारकर अपना नुकसान करने वाला विश्व में एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। ये विश्व में ऐसी एकमात्र पार्टी है जो पार्टी अपना झंडा उठाने वाले कार्यकर्ता की मौत के ऊपर चुप्पी साधे होते हैं। ये विश्व में ऐसी एकमात्र पार्टी है जिस पार्टी के समर्थन में बात करने वालों को जेल में ठूसने से इन्हें गर्व की अनुभूति होती है, ताकि अपने विपक्षी दलों को बता सके कि देखो देखो हम कितने ज्यादा निष्पक्ष है। हमारे सपोर्ट में बात करने वाले के, आपके विरोध में बात करने वालों के, या यूं कह लीजिए हिंदुओं के समर्थन में बात करने वालों के लिए तथाकथित हिंदू पार्टी इन सभी को जेल में ठूसेगी। फिर चाहे बंगाल में मरते हिंदू कार्यकर्ता हो, या यूं कह लीजिए बंगाल में मरते हिंदू बीजेपी के कार्यकर्ता हो, या फिर नुपुर शर्मा, टी राजा सिंह ठाकुर और अब काजल हिंदुस्तानी हो। ये सारा का सारा मामला क्या है, चलिए इस वीडियो के माध्यम से समझते हैं, और क्यों बीजेपी धीरे धीरे कांग्रेस के रास्ते पर चलकर अपने आप को सेक्युलर बनाने की रेस में आगे आना चाहती है। चलिए आज का वीडियो आरंभ करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि काजल हिंदुस्तानी आखिर है कौन। काजल हिंदुस्तानी पिछले 6 महीने के भीतर में आप लोगों ने यह नाम ज्यादा सुना होगा, क्योंकि महाराष्ट्र, गुजरात में जितने भी हिंदुओं के समर्थन हिंदू जन आक्रोश मोर्चा हो रहा था, उन सभी मोर्चों के अंदर काजल हिंदुस्तानी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लैंड जिहाद, लव जिहाद, गौ हत्या, धर्मांतरण के विरोध में आवाज उठा रही थी। और उनके इस भाषण को लेकर जो आपका फैक्ट चेकर है मोहम्मद जुबैर, इसने ये बात कह दी कि इनके भाषण सभी के सभी हेट स्पीच के अंदर है। सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हेट स्पीच की कैटेगरी की किस तरह से डिफाइन की जाती है, या यूं कह लीजिए 15 मिनट के लिए पुलिस हटवा दो, हम 100 करोड़ को बता देंगे कि हम 25 करोड़ क्या कर सकते हैं। ये हेट स्पीच की कैटेगरी में नहीं आती है। लेकिन अगर आपके ऊपर कोई आतंकवादी हमला करता है, आपके परिवार की सुरक्षिता के लिए आपको सेल्फ डिफेंस आना चाहिए, यह कह देना अगर हेट स्पीच के कैटेगरी में आता है, तो हेट स्पीच का कैटेगरी किस तरह से डिफाइन किया गया है एक बार थोड़ा इसे भी समझ लेते हैं। तो काजल हिंदुस्तानी ने जो बात कही थी, वो सारी की सारी बात सेल्फ डिफेंस को लेकर आकर कही गई थी। अब लव जिहाद नहीं होता है, यह भी आप साबित करके दिखा दो। लैंड जिहाद नहीं होता है, यह भी आप साबित करके दिखा दो। गौ हत्या नहीं होती है, यह भी आप साबित करके दिखा दो। ये सारी चीजें होती है, इसीलिए तो महाराष्ट्र के अंदर लव जिहाद के विरोध में आवाज उठाई गई, और आवाज उठने के पश्चात इसके विरोध में कानून बनने के लिए भी सरकार ने मान्यता दे दी। अब होता है तभी तो किया गया। अब जो सत्य है, उस सत्य को अगर नहीं बोला जाएगा तो सत्य बाहर आएगा कैसे? इन लोगों का कैसा सिस्टम है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, क्योंकि इनका सिस्टम इस प्रकार से काम चलता है कि अगर तुम्हारे ऊपर अत्याचार होते हैं तो उस अत्याचार को बोलो मत, सहते रहो, क्योंकि अगर तुम बोलोगे, अपने गुस्सा को बाहर लाओगे, तो भाई वो सारी की सारी चीजें हेट स्पीच के अंदर आ जाती है। और इसी के तहत काजल हिंदुस्तानी ने जितनी भी बात कही, वो सारी की सारी हेट स्पीच है। अब हेट स्पीच है तो बीजेपी वहां पर आएगी, आपका समर्थन कपार करेगी। तो अब इनका किस प्रकार से इकोसिस्टम काम करता है, ये थोड़ा सुन लीजिए। If you talk about love jihad, the court is worried you are creating divide in the society. If you talk about the rape of Hindu women, the abduction of Hindu women, you're creating divide in the society. How are you creating divide in the society? Because if you say that, bhai, my women are being raped, sir, please aap kuch kariye, aap please enforce your writ, enforce the law, make sure that my daughters are safe, my wife is safe, my mother is safe, तो बोलेंगे लेकिन आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि मुस्लिम आपके बेटी को अबडक्ट कर रहा है, आपका उनका बलात्कार कर रहा है, इससे तो आगजनी हो जाएगी। क्या आगजनी होगी? कौन करेगा आगजनी? वो जो न्यायालय में जाके भीख मांग रहे हैं कि प्लीज मेरी बहन बेटियों को बचा लो, या वो जो ये कर रहा है और उससे गुस्सा खाकर कि आपने सच्चाई बता दी, वो जमीन पे उतर जाएगा जैसे वो हजारों साल से उतरते आ रहा है। Who will do आगजनी? Who will create a divide in the society? The Hindus who are begging and pleading for justice, or the Muslims who are getting offended that Hindus are no longer saying I will die with a smile on my face? हेट स्पीच क्या करे भाई, सरकार उनका है तो क्या हुआ, सिस्टम तो हमारा है। ये बात लेफ्ट लॉबी का बंदा हर रोज ट्विटर के ऊपर आकर आपके मुंह पर आकर एक करारा तमाचा मारकर बता देता है कि सरकार चाहे तुम्हारी हो, सिस्टम तो हमारा है। हेट स्पीच किस प्रकार के कैटेगरी में आता है और कहां पर काम करता है, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया। क्योंकि जब मैं व्याख्यान करता हूं और उस व्याख्यान के माध्यम से बताता हूं कि भाई छत्रपति शिवाजी महाराज के गढ़ किलों के ऊपर जबरदस्ती मजार बनाए गए हैं, तो वो मजार हटाओ,
अब ये हटाने के लिए कह दिया गया तो वो सारा का सारा चीज हेट स्पीच के अंदर आ जाता है, कम्युनल वाणी आ जाती है। लेकिन तब कहां जाता है आपका कम्युनल वाणी? जब रामचरितमानस के अंदर से नफरत की बू आती है, रामचरितमानस को फाड़ा जाता है, उसके ऊपर चिकन बनाया जाता है, तब आपका हेट स्पीच कहां चला जाता है? तब कोई हेट स्पीच सामने नहीं आता। स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ क्या हो गया मुझे नहीं पता, वो आजाद घूम रहा होगा। नुपुर शर्मा के साथ बैठा हुआ जो डिबेट में अब्दुल रहमानी था, वो हमारे शिवलिंग को फवारा कह रहा था, लेकिन वो आज भी टीवी पर आता है, डिबेट करता है, सारी चीजें करता है, सुरक्षित है, कुछ नहीं हुआ उससे। लेकिन नुपुर शर्मा कहां है? गायब हो चुकी है, क्योंकि हेट स्पीच उसके लिए था, इन लोगों के लिए नहीं था। और ये हेट स्पीच किस तरह से कैटेगराइज किया जाता है आप लोगों को समझना होगा कि ये लोग महीने के 25-25, 30-30 लाख रुपए का फंडिंग उठाता है, आपके वीडियो में से छोटा सा कट करेंगे और वो कट करके भाग डालेंगे सीधे ट्विटर के ऊपर। और अपनी जो इसकी सोशल मीडिया की IT सेल वालों की पूरी टीम है, वो पूरी की पूरी टीम आपके कमेंट बॉक्स के अंदर आपको माँ बहन की ऐसी ऐसी गालियां देंगे, आपके भगवान को इतना गंदा बोलेंगे, और सारे के सारे फेक आईडी होते हैं। तो आप कोई रिपोर्ट नहीं कर सकते, इनके ऊपर ना कोई केसेस होते हैं और ना कोई कार्रवाई की जाती है, बस आप मूर्ख की तरह तमाशा देखते रह जाते हो, आगे हम कुछ कर ही नहीं सकते। अब आप लोगों को दूसरी खबर देता हूं, उससे पहले एक सबसे अच्छा जोक सुना देता हूं। जोक ऐसा है कि 59 हिंदू तीर्थयात्री को गोधरा के अंदर जिंदा जलाकर राख कर दिया जाता है, और उस ट्रेन को कहा जाता है बर्निंग ट्रेन। जोक था, हंस लो थोड़ा, मजा नहीं आया जोक सुन के? क्यों? मुनव्वर फारूकी ने जब कहा कि ये बर्निंग ट्रेन है मत देखो, तब तो बड़े खिलखिलाकर हंसे थे, है ना? तो उसी बर्निंग ट्रेन का दोबारा से रिक्रिएट किया गया, एक और पिक्चर बनाने का प्रयास शाहरुख शफी के द्वारा किया गया। इसका नाम हमेशा कॉमन ही होता है, आने वाले मजहबी होते हैं। ठीक है, हेट स्पीच मत कर देना। अब आप ही सुन लीजिए क्या हुआ था। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। गोधरा में 59 हिंदू तीर्थयात्री को चलती ट्रेन में जिंदा जलाकर राख कर दिया जाता है, लेकिन हम गाना गुनगुनाते हैं कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और इसी मजहबी कट्टरपंथी के सोच के साथ शाहरुख शफी फिर से ट्रेन में चलता है, अपने सामने वाले व्यक्ति के ऊपर ज्वलनशील पदार्थ डालता है, उन्हें जिंदा जलाकर राख कर देता है। और उस भयावह स्थिति को देखकर एक मां और एक बच्चा चलती ट्रेन से कूदकर अपने प्राण दे देते हैं, और चलती ट्रेन के डब्बे में शाहरुख शफी आग लगाकर रख देता है। लेकिन तुम गाना मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। दरअसल बात यह है कि मजहब नहीं, मजहब की कट्टरपंथी सोच, वही सोच जो औरंगजेब की थी, वही सोच जो बख्तियार खिलजी की, अलाउद्दीन खिलजी की, अकबर की थी, वही सोच जिस सोच के साथ शाहरुख शफी जैसे नौजवान आजकल ट्रेन में चलते हैं ताकि काफिरों को जिंदा जलाकर राख कर दिया जाए। लेकिन हम और आप गाना गाते घूमेंगे, मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। शाहरुख शफी ने इतना बड़ा कांड कर दिया, लेकिन मजाल है कि ट्विटर के ऊपर कोई हवा मचाकर दिखाए, यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो बनाकर बताए कि भाई देखो देखो किस तरह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं। लेकिन कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई शोर नहीं है। यह बताता है कि उनका इकोसिस्टम किस प्रकार से काम करता है और हमारा इकोसिस्टम किस प्रकार से घटिया तरीके से रेंगते हुए जाता है। क्योंकि हमारे सामने ऐसी ऐसी घटनाएं होती है कि हम उसे कवर करते करते थक जाते हैं, और उनके सामने एक छोटा सा अगर उदाहरण भी आ जाए तो भाई उसे बवाल मच जाता है। वो सीधे जाता है यूनाइटेड नेशंस में, UN अंतरराष्ट्रीय मीडिया उसे कवर करने लग जाती है। इसीलिए तो मैंने स्टार्टिंग में भी कहा कि सरकार किसी की भी हो, सिस्टम अपुन का होना चाहिए। काजल हिंदुस्तानी का जेल में जाना इस बात को दर्शाता है कि अगर आप लोग धर्म कार्य के अंदर और रास्तों के ऊपर उतरकर अगर अपना आवाज उठाते और ये सोचते हो कि भारतीय जनता पार्टी आपका समर्थन करेगी, तो सबसे पहले इस भ्रम को, इस संभ्रम को हटाकर दूर कहीं जाकर मिट्टी में जाकर गाड़ दो। क्योंकि अगर आप लोग ऐसा कुछ करते हैं तो आपके समर्थन में आपके अपने ही नहीं होते, ये तो भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट का विचार करके आप लोग कुछ करना चाहते हो तो वो छोड़ दीजिए। मुझे लगता है कि जहां तक 90% हिंदू है जो बीजेपी का समर्थन करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योगी एंड मोदी, ये दो नाम ऐसे हैं जिनसे हम भावनिक रीत्या कनेक्टेड है। इसी वजह से जो अन्य भारतीय जनता पक्ष है वो पूरी तरह से हिंदुओं का फायदा उठाती है। और इस बात से आप लोग भी एग्री करोगे, आज तक मैंने बीजेपी के समर्थन में एक भी नहीं वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी मुझे कह दिया जाता है कि तू अंधभक्त है, मोदी सपोर्टर है, योगी सपोर्टर है, बीजेपी का दलाल है, ऐसा वैसा कह दिया जाता है, सरकारी हिंदू है, ये सारी बातें कह दी जाती है। लेकिन मेरा वीडियो आज तक एक भी बीजेपी के समर्थन में था ही नहीं। मैंने जब भी आवाज उठाया है योगी के लिए उठाया, मोदी के लिए उठाया, लेकिन कहीं ना कहीं उच्च लोगों को यह समझना होगा, जो ऊपर हाई अथॉरिटी में बैठे हुए हैं, आपके 90% जो लोग हैं वो बीजेपी को इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि योगी और मोदी से वो अपने आप को कनेक्ट कर कर देखते हैं और उन्हें इनसे अपेक्षा है कि ये बंदा कुछ कर रहा है, ये व्यक्ति हमारे हिंदू समाज के लिए कुछ करेगा, देश के अंदर हिंदुओं को एक अलग पहचान जो खो गई थी पुनः ला कर देगा। इसीलिए योगी और मोदी से लोग भावनिक रीत्या जुड़े हुए
हुए हैं, लेकिन जो लोग आपका समर्थन करते हैं, जो लोग आपके लिए आवाज उठाते हैं, जो आपके मां के ऊपर जो गाली गलौज करते हैं, उनके लिए हम अपनी आवाज को बुलंद करते हैं। जो योगी को गाली देते हैं उनके लिए हम गालियां खाते हैं। तो उनकी भी कुछ अपेक्षा है कि आप लोग आकर उनके सपोर्ट में बात करें, आप लोग उनके लिए अपनी आवाज को आगे बढ़ाएं। इसीलिए तो आपको फुल मेजॉरिटी दी जाती है, इसीलिए हर सोया हुआ हिंदू आपके लिए आवाज उठाता है। लेकिन जब आप लोग के तरफ से कोई अपेक्षाएं की बात नहीं आती है, जब आपका समर्थन नहीं आता है, तो हमें लगता है कि बीजेपी भी कांग्रेस के रास्ते पर चलना मंजूर कर चुकी है और उन्हें भी उन लोगों का विश्वास जीतना है जो लोग उन्हें देखना तक नहीं चाहते, जो लोग उनके मौत की कामना करते हैं। मेरे पास वीडियो है, इसीलिए यह बात को झुटलाना असंभव है। काजल हिंदुस्तानी के समर्थन में ट्वीट करना, उनके समर्थन में आवाज उठाना काम आपका है। जितना हो सके उतना ज्यादा उनका समर्थन करें। हाई अथॉरिटी में बैठे हुए लोगों को हमने इसलिए बैठाया ताकि आपकी आवाज वहां तक पहुंचे और आप जैसा कहे, आपकी यूनिटी जैसे कहे वैसे वो काम करें। और जिस प्रकार से आप लोग वोट देते हैं, तो इसका अर्थ यही है कि आप जिनको बैठाना चाहते हैं उनको बैठाओ और उसके बाद बैठने के पश्चात आपका जो काम है उनसे करवाओ। इसीलिए हम लोग अगर बीजेपी को बैठाते हैं तो हम उन्हें कह सकते हैं, हक से कह सकते हैं कि आप हमारा काम करो, आप हमारी आवाज सुनो। इसीलिए अगर आप लोग बीजेपी के हम लोग आवाज उठाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग बीजेपी से घृणा करते हैं या मोदी द्वेषी है या योगी द्वेषी है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हमने अगर उन्हें वहां पर बैठाया है तो ये आपका और हमारा कर्तव्य है कि उन्हें जाकर अपनी डिमांड तो बताओ, ताकि वो एक्शन ले, ताकि वो अपनी आवाज को उठाए, ताकि आपके हक की लड़ाई में वो भी आवाज उठा के आपके सहयोग करे। लेकिन अगर हम लोग साथ ही नहीं होंगे तो कपार कोई आकर आवाज उठाएगा। तो काजल हिंदुस्तानी के लिए आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है, ट्विटर के ऊपर जाकर एक ट्वीट करना है, योगी मोदी को टैग करना है, गुजरात को टैग करना है और जितना हो सके उतना ज्यादा काजल हिंदुस्तानी बहन का सपोर्ट करना है। अगले वीडियो के अंदर मिलता हूं सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन।